हेलो प्यारे बच्चों। तो नीट को पर्पज़ रखकर 26 की तैयारियां आपकी उम्मीद करता हूं अब धीमे धीमे अपने सही रफ्तार पर बढ़ रही होंगी। और टीम फिजिक्सिया अपनी तरफ से लगातार एफर्ट कर रहा है सब्जेक्ट को और इजी बनाने का, सो दैट आप जैसे ही क्वेश्चंस की लैंग्वेज पढ़ें आपके दिमाग में प्रॉपर इमेजिनेशन आ जाए। सो हम लोग फर्स्ट पेपर में नियरली डिस्कशन कर चुके हैं कई सारे पॉइंट्स का, केवल उसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल का डिस्कशन रह गया है। सो वो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। हम लोग मैकेनिक्स को 2 लेक्चर में इमेज फॉर्म में डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी शब्द चाहे वेलोसिटी हो चाहे एक्सेलरेशन आपके सामने जैसे ही आता है तो आपके मस्तिष्क में एक प्रकार की इमेज बन जाए। बिल्कुल वैसे ही बच्चों हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के सारे इंपॉर्टेंट फिजिकल टर्म्स का। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग एसएचएम और वेव संबंधी टर्म्स का भी डिस्कशन कर चुके हैं। आज की डेट पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से संबंधी बेसिक टर्मिनोलॉजी विच इज़ यूज्ड इन फिजिक्स, कि जितने भी बेसिक शब्द हैं, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, फील्ड इंटेंसिटी हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, इन सारे शब्दों का एक्चुअल प्रैक्टिकल मतलब क्या है, या जब भी कभी इस प्रकार के शब्द आए तो हमारे दिमाग में कैसी इमेजेस बननी चाहिए, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सो स्टार्टिंग टुडेज सेशन विद चार्ज एंड क्वांटा। सबसे पहले समझें कि जब भी कभी आपके सामने चार्ज या क्वांटा जैसा शब्द आता है तो एक ऐसी इमेज आप अपने दिमाग में बना सकते हैं कि जब भी, जैसे हम अगर किसी मटेरियल के फंडामेंटल स्टेट की बात करें, मूलभूत कणों की बात करें, तो 3 प्रकार के फंडामेंटल पार्टिकल हैं जिनसे मिलकर पूरा ब्रह्मांड बना है, जिनका ज़्यादातर डिस्कशन चलता है। वो ये है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। तो किसी बॉडी में अच्छा सबका अलग अलग बिहेवियर है, सबका अलग अलग व्यवहार है, सबका अलग अलग इलेक्ट्रिक बिहेवियर है। तो किसी भी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन के यानी फंडामेंटल पार्टिकल में से इलेक्ट्रॉन के ज़्यादा या कम होने पर उसका एक विशेष प्रकार का व्यवहार देखने में आता है। बचपन में हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते थे कि कंघी को बालों में रगड़कर हम छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर्स के आसपास अगर घुमाते थे तो पीस ऑफ पेपर उस कंघी पर चिपक जाते थे, उस पेन पर, प्लास्टिक बॉडी पर चिपक जाते थे। ये चार्ज की वजह से ही पॉसिबल था। रगड़ने में किए गए काम से जो हीट डेवलप होगी उससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र बालों से कंघी या कंघों से कंघी से बाल की तरफ हुआ, तो इस बॉडी पर या तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए या तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए, जिसकी वजह से एक इसका स्पेशल बिहेवियर देखने में आया कि ये न्यूट्रल पार्टिकल के पास जाने पर उन्हें अट्रैक्ट कर रहा है। तो कुल मिलाकर चार्ज किसी बॉडी की वो स्पेशल स्टेट है जिसमें बॉडी पर इलेक्ट्रॉन या तो बढ़ जाएंगे या तो कम हो जाएंगे। उसे शो करने के लिए या उसको कैटेगराइज करने के लिए चार्ज को 2 हिस्सों में रखा गया है। अगर इलेक्ट्रॉन किसी पर बढ़ गए तो हम कहते हैं बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज, और अगर किसी पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई, कम हो गई, तो बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज। इसीलिए कहा जाता है चार्ज बेसिकली 2 कैटेगरी का, वास्तविकता में 3 कैटेगरी हो सकती है, न्यूट्रल जीरो चार्ज, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। राइट। क्वांटा का मतलब है पैकेट से। ये आपको क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल में पढ़ने को मिलेगा कि जब भी कभी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, दूसरी बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर होगा तो ये ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन के पैकेट्स के फॉर्म में होता है और पैकेट्स को क्वांटा कहते हैं। तो चार्ज का ट्रांसफर पैकेट के रूप में होना क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल कहलाता है, पैकेटीकरण। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बेटा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्चुअली हर मटेरियल की अपनी फील्ड है। जैसे मास के पास है ग्रेविटेशनल फील्ड, मास के पास गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, इसी प्रकार बच्चों मैग्नेट के पास है मैग्नेटिक फील्ड। तो जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उन चार्ज पार्टिकल के आसपास भी एक प्रकार का फील्ड अनुभव करने को मिलता है। अब बच्चे अगर सर इस बात को प्रैक्टिकली कैसे एक्सपीरियंस करें, राइट, तो समझना इस बात को बच्चों कि जैसे मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं, उसके लिए हम कंपास का इस्तेमाल करते हैं, है ना। बिल्कुल उसी प्रकार से चार्ज पार्टिकल के आसपास कोई फील्ड है भी या नहीं, उसके लिए हम नन्हे से चार्ज पार्टिकल, जिसे हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कुल मिलाकर यह भी एक शब्द है जो बेसिक टर्मिनोलॉजी का है कि मैग्नेट की टेस्टिंग के लिए जो काम कंपास करता है वही किसी चार्ज पार्टिकल के आसपास इसका फील्ड कैसा है, इसका क्षेत्र कैसा है, इसका प्रभाव कैसा है, टेस्टिंग करने के लिए टेस्ट चार्ज काम करता है। अब किसी भी चार्ज पार्टिकल के आसपास जहां तक इसके प्रभाव को महसूस किया जा सके, अट्रैक्शन के रूप में, रिपल्शन के रूप में, उसे हम चार्ज पार्टिकल का फील्ड कहते हैं, या सरल शब्दों में इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। हम देखेंगे कि टेस्ट चार्ज या नन्हे से चार्ज को अगर पॉजिटिव चार्ज के आसपास रखोगे तो रिपेल होगा, प्रतिकर्षित होगा। अगर यही टेस्ट चार्ज पार्टिकल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के आसपास रखा जाए तो अट्रैक्ट होगा। तो जहां तक कोई टेस्ट चार्ज पार्टिकल रिपेल या अट्रैक्ट हो सकता है वो सारा इस चार्ज पार्टिकल का फील्ड है, राइट। और फील्ड को शो करने के लिए, दर्शाने के लिए हम एक पैटर्न से बनी लाइनों का इस्तेमाल करते हैं जिसे फील्ड लाइंस कहते हैं।
या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं या लाइन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि चार्ज पार्टिकल के नज़दीक रखे टेस्ट चार्ज पार्टिकल पर जिस डायरेक्शन में धक्का लगेगा उसी डायरेक्शन पर हम लाइन खींच देंगे, जिस डायरेक्शन पे धक्का लगेगा, पुल लगेगा, उसी डायरेक्शन पर लाइनें खींच देंगे। तो चार्ज पार्टिकल के पास रखे टेस्ट चार्ज पार्टिकल पर लगे धक्के को दर्शाने वाली जो लाइन होती है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। राइट, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं बेटा। फिर इसके बाद आता है अगला टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। व्हाट इज इंटेंसिटी? तो समझेंगे किसी चार्ज पार्टिकल के आस पड़ोस क्षेत्र में अगर हम किसी टेस्ट चार्ज पार्टिकल को यहाँ रखें, फिर टेस्ट चार्ज पार्टिकल को यहाँ रखें और फिर टेस्ट चार्ज पार्टिकल को यहाँ रखें, तो चार्ज पार्टिकल की वजह से भाई ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, जैसा कि हम जानते हैं कि सेम टाइप ऑफ चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो इस प्लस की वजह से इस नन्हे से टेस्ट चार्ज पार्टिकल पर यहाँ धक्का ज़्यादा तेज लगेगा, थोड़ा दूर जाने पर धीमा धक्का लगेगा, फिर और कम धक्का लगेगा, फिर और कम धक्का, फिर और कम, फिर और कम, और बहुत दूर निकल जाने पर इसके और टेस्ट चार्ज पार्टिकल के बीच कोई धक्का मुक्की नहीं होगी, नो इंटरेक्शन। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चार्ज पार्टिकल के पास फील्ड कितना शक्तिशाली है ये बात इंटेंसिटी बताती है। जैसे इस चार्ज पार्टिकल की वजह से यहाँ हाई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, यहाँ इंटेंसिटी थोड़ी और कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे तो इसका प्रभाव क्षेत्र कमजोर होता जाएगा, इंटेंसिटी घटती जाएगी। राइट, यही चुंबक के केस में भी होता है, बट वहाँ मैग्नेटिक इंटेंसिटी की बात होती है। खैर, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। दिस इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब सामंजस्य है या संतुलन से है। संतुलन शब्द का विस्तृत मतलब क्या है कि अगर किसी बॉडी पर एक से ज़्यादा फोर्सेस तो लगे, किसी बॉडी पर एक से ज़्यादा फोर्सेस तो लगे, बट बॉडी लेफ्ट राइट अप डाउन फोर्सेस की वजह से भी बैलेंस हो जाए, टिकी रहे, सो दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। तो समझने के लिए, चूंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के माध्यम से बात कर रहे हैं, तो समझेंगे, हालांकि ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यानी मैकेनिक्स का टर्म है, कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के बीच में एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को ऐसे रखा जाए कि पहले चार्ज पार्टिकल का अट्रैक्शन प्रयास और दूसरे चार्ज पार्टिकल का अट्रैक्शन प्रयास एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे, तो वास्तविकता में इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्सेस तो लग रहे हैं, बट दोनों फोर्स बैलेंस हैं, दोनों फोर्स कैंसिल कर रहे हैं, इस पर नेट फोर्स जीरो है। इसका मतलब ये बॉडी इक्विलिब्रियम पर रहेगी, संतुलन पर रहेगी। इस बात का एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल हम लोग को देखने को मिलता है, नीट में स्पेशली सवाल इस कैटेगरी का बनता है कि किसी सस्पेंशन पॉइंट से दो धागों की मदद से अगर छोटे छोटे गोले चार्ज देकर टांग दिए जाएं, तो आप देखेंगे चार्ज गोले एक दूसरे को रिपेल करेंगे और एक निश्चित दूरी पर जाकर टिक जाएंगे। अब इन पर कई सारे फोर्सेस होंगे, वजन भी काम कर रहा होगा, रस्सी की टाइटनेस भी काम करेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन भी काम करेगा, बट ये दोनों एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर जाकर टिक जाएंगे। सो टिक जाना ही संतुलन है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट पर काम करते हैं। फिर इसके बाद आता है फ्री स्पेस एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। समझिएगा, दरअसल कोई भी चार्ज पार्टिकल अपने आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आसानी से इस क्षेत्र में फैल पा रही है, काम कर रही है। कोई चार्ज पार्टिकल अपने आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर है, मीडियम के जो पार्टिकल हैं, जैसे मेरे आपसे कम्युनिकेट करने के बीच में एक मीडियम है, दैट इज एयर मीडियम, तो मेरी वॉइस या मेरी वॉइस साउंड एनर्जी इस मीडियम में चलती हुई, ट्रेवल करती हुई आपके ईयर्स तक जा रही, कान तक जा रही। बिल्कुल उसी प्रकार से किसी चार्ज पार्टिकल से डेवलप होने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो आसपास के, आस पड़ोस के क्षेत्र में कितने ईजिली फैल पा रहा है, वो हमें परमिटिविटी, परमिट का मतलब ही है परमिट करना, अनुमति देना। तो किसी चार्ज पार्टिकल का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड अपने सराउंडिंग में कितनी परमिशन लेकर आगे बढ़ रहा है, कैसे फैल पा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना कैसा जलवा दिखा पा रहा है, ये सारी बातें परमिटिविटी से डिसाइड होती हैं। परमिटिविटी की तीन कैटेगरी हैं। अगर परमिटिविटी केवल खाली स्थान की यानी एयर या वैक्यूम की बात करें तो उसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। वो एक निश्चित नंबर से डिसाइड होती है जिसे एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। मतलब चार्ज पार्टिकल के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कितने सुविधाजनक तरीके से अपना प्रभाव दिखा पा रहा है, कोई चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल से कितने आसानी से इंटरेक्शन कर रहा है, अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा है, बीच में कोई दिक्कत तो नहीं क्रिएट हो रही है, इन सब बातों को डिफाइन करता है एप्सिलॉन नॉट, विच इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब अगर फ्री स्पेस की बात है तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। किसी मीडियम की अगर बात करें तो दिस इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी। मीडियम की बात करें, मैं इसे एप्सिलॉन मीडियम भी कह सकता हूं,
ऐसे मान लीजिए एयर मीडियम की परमिटिविटी अलग, वैक्यूम की अलग, एयर वाटर की अलग। तो अगर खाली स्थान में इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव देखना है कैसे चल रहा है, तो एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस परमिटिविटी का इस्तेमाल करेंगे। किसी मीडियम की बात करें तो एब्सोल्यूट या मीडियम परमिटिविटी की बात करेंगे। और अगर दोनों का अनुपात दिया जाए कि मीडियम परमिटिविटी अपॉन फ्री स्पेस परमिटिविटी, तो इसे रिलेटिव परमिटिविटी का नाम देंगे। हालांकि ये सारे टर्म बेटा ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होते हैं, इसमें बहुत जोर देने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट इज वेरी फैंटास्टिक एंड फैबुलस टर्म, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस टर्म को लेकर, दैट इज पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसको समझाने के लिए मैंने थोड़ी सी ग्रेविटी का सहारा लिया है कि यदि हम अर्थ की सरफेस से किसी बॉडी को किसी हाइट तक ले जाएं, तो आप नोटिस करेंगे अर्थ के सरफेस के पास जब बॉडी थी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का लेवल उसके पोजीशन की वजह से जो एनर्जी बनती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी का लेवल अलग था, और बॉडी की हाइट चेंज हो जाने पर बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी का लेवल अलग है। कहने का मतलब बॉडी की पोजीशन चेंज होने से बॉडी का लेवल ऑफ एनर्जी चेंज हो जाता है। ये एनर्जी लेवल जिस टर्म की वजह से चेंज हो रहा है दैट इज पोटेंशियल। मतलब पोटेंशियल दरअसल लेवल को डिसाइड करता है। आपको मैंने लिख के भी दिया है कि पोटेंशियल इज एक्चुअली इंडिकेटर ऑफ लेवल, राइट। तो अर्थ की सरफेस से किसी, ये ग्रेविटेशनल फील्ड की बात है, जब मास की बात होगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होगी, चार्ज की बात होगी। तो अर्थ के सरफेस से किसी बॉडी को किसी लेवल तक ले जाने पर बॉडी का जो लेवल ऑफ एनर्जी है, लेवल ऑफ एनर्जी, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टर्म से डिफाइन होता है। अब हम कह सकते हैं तीन, अब इसी बात को अगर चार्ज पर समझना चाहें तो चार्ज तीन प्रकार का है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, जीरो चार्ज। जीरो चार्ज के आसपास का जो लेवल है वो जीरो लेवल, जीरो पोटेंशियल। नेगेटिव चार्ज के आसपास का जो लेवल ऑफ एनर्जी है, नेगेटिव लेवल ऑफ एनर्जी। और पॉजिटिव के पास पॉजिटिव। अब लेवल मदद कब करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मदद कब करता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेसिक पर्पस है लेवल से बात करना। मतलब अगर हम दो ऐसी बॉडी को कांटेक्ट में रख दें जिसमें से एक के पास प्लस चार्ज है, एक के पास माइनस चार्ज है, नंबर लाइन सिस्टम के आधार पर अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे छोटी संख्या है नेगेटिव, उनसे बड़ा जीरो, सबसे बड़ी संख्या है पॉजिटिव। तो कुल मिलाकर जैसे जैसे आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाओगे तो नंबर्स नंबर लाइन के हिसाब से बढ़ेंगे। नंबर बढ़ेंगे, नंबर मतलब नंबर की वैल्यू बढ़ेगी, नंबर का लेवल बढ़ेगा। तो ऐसे ध्यान रखना है कि जब किसी बॉडी के पास नेगेटिव पोटेंशियल होगा मतलब वो लोवेस्ट पोटेंशियल स्टेट पर है। जब जीरो पोटेंशियल हो जाएगा तो पोटेंशियल थोड़ा सा बढ़ गया, और अगर पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाएगा तो बॉडी हाईएस्ट पोटेंशियल स्टेट पर है। इसका और फायदा, जब भी किसी पॉजिटिव बॉडी को किसी नेगेटिव बॉडी से कनेक्ट किया जाएगा तो हम कहेंगे हमने हाई लेवल ऑफ पोटेंशियल को किसी लो लेवल ऑफ पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया। और प्रकृति का नियम है, नेचर का लॉ है कि चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम, मटेरियल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। सो बॉडी में चार्ज का फ्लो एक से दूसरे में कहाँ की तरफ होगा, मटेरियल का फ्लो कहाँ से कहाँ की तरफ होगा, ये सारी बातें पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस डिसाइड करता है। द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ एनर्जी, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ चार्ज ऑलवेज टेक फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, राइट। तो पोटेंशियल शब्द को समझने से ज्यादा आवश्यक है ये समझे कि पोटेंशियल दरअसल चार्ज के एक्सचेंज लेन देन में डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर कहां से कहां की तरफ होगी, लेन देन यहां से वहां होगा या वहां से वहां होगा, ये डिसाइड करने वाला टर्म है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसके बाद एक आप देखेंगे हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक शब्द आता है दैट इज डाइपोल। डाइपोल का मतलब दो इक्वल अपोजिट चार्जेस अगर एक निश्चित दूरी पर रख दिए जाए तो ये डाइपोल बन जाता है। जैसे मैग्नेट हमेशा डाइपोल में ही एग्जिस्ट करता है, मैग्नेट में दो पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हम डाइपोल बना सकते हैं, नेगेटिव चार्ज और प्लस चार्ज को मिलाकर एक डाइपोल। अब डाइपोल की अगर लाइन पर चले जाओगे सो दिस इज कॉल्ड एक्सियल पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन। इस पोजीशन को हम लोग एक्सियल या इसी पोजीशन को बच्चों हम लोग एंड ऑन पोजीशन कहते हैं। और इसके जो परपेंडिकुलर पोजीशन बनती है दैट इज नोन एज इक्वेटोरियल पोजीशन, या इसी को बच्चों हम लोग ब्रॉड ऑन पोजीशन भी कहते हैं, ब्रॉड ऑन पोजीशन कहते हैं। ऑलराइट, तो ये पोजीशंस हैं, इनका नाम स्पेसिफाई करना था। एक्सेस पर एक्सियल या एंड ऑन, परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल या ब्रॉड ऑन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप पहले भी परिचित हो चुके हैं कि चार्ज पार्टिकल के आसपास उसका भौकाल, उसका क्षेत्र, उसका इन्फ्लुएंस कैसा है, उसे दर्शाने के लिए टेस्ट चार्ज पार्टिकल की मदद से खींचे गए कर्व्स को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। इज इट ओके? और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं। इनका नेचर चार्ज पार्टिकल के नेचर पर डिपेंड करता है। जैसे प्लस की वजह से कोई टेस्ट चार्ज पार्टिकल हमेशा रिपेल होगा तो फील्ड लाइन आउटवर्ड, माइनस की वजह से अट्रैक्ट होगा तो फील्ड लाइन इनवर्ड।
तो प्लस की वजह से आउट आउट, माइनस की वजह से इन इन, और अगर प्लस माइनस से एक साथ रखें तो प्लस से आउट माइनस से इन, राइट। नेक्स्ट है, ये लाइनों के बनने का पैटर्न है। कुल मिलाकर चार्ज पार्टिकल के आसपास फील्ड का प्रसार, फैलाव, डायरेक्शन कैसी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंडिकेट करता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बच्चों फ्लक्स का मतलब यहां गुच्छे से है, बंच से है। अगर टैप ऑन करने पर, टंकी नल खोलने पर पानी झम से निकल कर सामने आता है, अगर बहुत तेज धार में पानी निकलता है, हम कहते हैं ये हाइड्रोस्टैटिक फ्लक्स है, राइट। इसी प्रकार अगर चुंबक के आसपास, मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर आपको गुच्छे के फॉर्म में दिखाई देती है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ या नॉर्थ टू साउथ, हम इसे कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। इसी प्रकार चार्ज पार्टिकल के आसपास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का बंच दिखाई दे, bunch of electric field line, bundle of electric field line passing through certain area, it is called electric flux। इसे कैलकुलेट करने का तरीका होता है, वो सब आप चैप्टर के अंदर समझेंगे। अब ज्यादातर ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह कैलकुलेट करने के लिए हमें एक स्पेशल टाइप की सरफेस इमेजिन करनी पड़ती है, दैट इज गॉसियन सरफेस। किसी चार्ज पार्टिकल के आसपास कितनी फील्ड लाइनें हैं, उनकी संख्या कैलकुलेट करने के लिए गॉस साहब एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने विशेष नियम दिया था, गॉस लॉ। और गॉस लॉ जिस प्रिंसिपल पर काम करता है उसमें एक टर्म आता है दैट इज गॉसियन सरफेस, कि जब भी आप किसी चार्ज पार्टिकल के आसपास निकलने वाली टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों की संख्या कैलकुलेट करना चाहें तो आपको एक काल्पनिक 3D सरफेस बनानी पड़ेगी, सो दैट चार्ज पार्टिकल पूरी तरह कैद हो जाए। और इसी काल्पनिक सरफेस को हम लोग गॉसियन सरफेस कहते हैं। गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों की संख्या और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों कैलकुलेट करने में मदद करती है। याद रखिएगा, गॉसियन सरफेस ऐसी बनानी चाहिए जो चार्ज पार्टिकल को सिमेट्री से ढक ले, सममितता से ढक ले। जैसे छोटे से पॉइंट चार्ज को हम गोले से ढक सकते हैं, अगर इसी प्रकार हम चाहें तो अपने पॉइंट चार्ज को हम किसी क्यूब से भी ढक सकते हैं, किसी क्यूब शेप आकृति से भी ढक सकते हैं, ऐसे भी ढक सकते हैं, लाइक दिस। तो ये भी गॉसियन सरफेस का काम करेगा। हम चाहें तो चार्ज पार्टिकल को किसी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर से भी ढक सकते हैं, ये भी गॉसियन सरफेस का काम करेगा। सो चार्ज पार्टिकल को जिन काल्पनिक सरफेस से ढककर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन संख्या का कैलकुलेशन किया जाता है या गॉस थ्योरम लगाई जाती है, ये सभी काल्पनिक बंद आकृतियां गॉसियन सरफेस कहलाती हैं। नेक्स्ट इज, इसके बाद आता है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तो याद रखेंगे, कैपेसिटर इज अ डिवाइस एंड कैपेसिटेंस ये बताता है कि उसमें कितनी चार्ज स्टोर करने की क्षमता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मेरे पास कोई कंटेनर है, इमेजिन करिए अगर मेरे पास कोई ग्लास है, तो दिस ग्लास काइंड ऑफ कंटेनर इज एक्चुअली कंटेनर, ये कंटेन करेगा, इसमें मटेरियल भरा जा सकता है, और कितना मटेरियल आ जाएगा ये इसकी कैपेसिटी है। तो कैपेसिटर चार्ज स्टोर करने की डिवाइस है, और कितना चार्ज इसमें आ सकता है ये आपको कैपेसिटेंस बताएगी, है ना, कितने फैराड। नेक्स्ट, एक बात और ध्यान रखिएगा, कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में, मान लीजिए एक प्लेट पर प्लस चार्ज है, सामने वाली पर इंडक्शन से माइनस है, बैटरी से चार्ज आता जा रहा, स्टोर होता जा रहा, फील्ड अपना जलवा दिखा रही है, फील्ड बीच में अवेलेबल है। तो दोनों प्लेटों के बीच में जहां जहां फील्ड है वहां वहां एनर्जी स्टोर रहती है। पूरी फिजिक्स में आपको एक बात सीखने को मिलेगी, जैसी फील्ड वैसी एनर्जी। जैसे अर्थ के सरफेस के आसपास ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो जहां ग्रेविटेशनल फील्ड है वहां आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिलेगी। जहां चार्ज पार्टिकल के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिलेगी। तो कैपेसिटर में स्टोर होता है चार्ज, कितना चार्ज स्टोर होगा ये कैपेसिटेंस बताएगी, और बीच में जो चार्ज स्टोर है उसकी वजह से एक फील्ड आएगी जहां एनर्जी स्टोर होगी। एंड हियर इज द नियरली सेकंड लास्ट, वो ऐसा है कि जब भी हम किसी कैपेसिटर को, कंडेंसर को, किसी बैटरी इत्यादि से चार्ज करते हैं तो चार्जिंग होते 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 इसकी भी चार्ज स्टोर करने की एक लिमिट है। एवरी कंटेनर हैज़ अ लिमिट। जैसे 1 लीटर की वाटर में 1 लीटर ही पानी आएगा, इससे ज़्यादा डालने की कोशिश करोगे तो पानी ओवरफ्लो हो जाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार किसी कंडेंसर या कैपेसिटर में एक लिमिट तक ही चार्ज आएगा, इससे ज़्यादा चार्ज देंगे तो चार्ज ओवरफ्लो करना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब टाइम के साथ साथ अगर चार्जिंग या करंट बढ़ते 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 एक निश्चित लेवल तक पहुंचकर रुक जाए, मतलब मैं अगर आपसे ऐसा कहूं सरल शब्दों में, इसे हम बैटरीज के चार्ज से दिखाएं, तो अगर टाइमिंग बढ़ते बढ़ते चार्जिंग बढ़े 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 फिर इसके बाद चार्ज का बढ़ना घटना स्टेबल हो जाए, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि पहले तो करंट जिसकी वजह से चार्ज का फ्लो होता है वो बढ़ी बढ़ी बढ़ी, इसके बाद करंट का बढ़ना घटना बंद हो गया, करंट एक स्थिर अवस्था तक आ गई, तो दिस इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। तो किसी कैपेसिटर का चार्ज होते होते पेट भर डकार लेना, ये स्टेडी स्टेट कहलाता है कि भैया बस अब चार्ज की आवश्यकता नहीं।
एंड हियर इज चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। तो वेरी सिंपल, टाइम बढ़ने के साथ साथ करंट का कम होते जाना। रीजन समझा देता हूं। करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो शुरुआत में चार्ज बका बकाया, फिर चार्ज कम हुआ, फिर चार्ज कम हुआ। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे कोई कंटेनर भरता जाएगा उसमें चार्ज लेने की टेंडेंसी कम और कम और कम और कम, बस अभी चार्ज लेगा ही नहीं। सो ये इंडिकेटर्स पर ध्यान मत दीजिए। चार्जिंग का मतलब चीज़ों का फुल होना, और डिस्चार्जिंग मतलब उसी चार्ज का वापस से सर्किट में जाना। तो बैटरी से चार्ज का इनटेक करना ये किसी डिवाइस की चार्जिंग है, और डिवाइस से चार्ज का सर्किट में फ्लो होना ये डिस्चार्जिंग है। समय के साथ साथ चार्जिंग डिक्रीज करती जाएगी, मतलब आप फुल चार्जिंग स्टेट या स्टेडी स्टेट की तरफ जा रहे हैं, राइट। और इसी प्रकार आपके पास जो भी चार्ज है वो समय के साथ साथ धीमे धीमे सर्किट में फ्लो होता जा रहा है, आप न्यूट्रल होते जा रहे हैं, मतलब ये डिस्चार्जिंग स्टेट है। तो ये सब टर्म ज़्यादा अच्छे लगते हैं तब जब ये चैप्टर का पार्ट बनकर आते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टर्मिनोलॉजी। बच्चों, फिजिक्सिया के लेक्चर आपकी फिजिक्स इंप्रूव करने में कैसे मदद कर सकते हैं ये आप इन्हें देखकर ही बेहतर पहचान पाएंगे। अगला लेक्चर में लेकर के आपके पास आऊँगा जिसमें हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी संबंधी, सर्किट संबंधी बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे। स्वस्थ रहिए, ख्याल रखिए, लेक्चर्स को एंजॉय करिए, फिजिक्स को और अच्छी करिए सो दैट आप बेहतर सोच सकें। इमेजिनेशन पावर अच्छी होगी तो कठिन से कठिन सवाल भी आप बना पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। धन्यवाद।